वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स के लिए। एपिसोड नंबर 8 है ये हमारा। इससे पहले हमने 7 एपिसोड बना दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज सभी एपिसोड को शुरू से एंड तक देखें, ताकि आपको एग्जाम की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आप जो भी जैसा भी क्वेश्चन आए उसको आप फिर कर पाओगे। ठीक है, हमें बस आपका सपोर्ट चाहिए। वीडियो को आप लाइक कर देना बहुत ज्यादा, बस बहुत ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना और आपका सारा काम हम यहाँ से करवा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो मुझे। कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तभी मैं रिप्लाई कर पाऊंगा। और आगे बढ़ते हैं। अपना होमवर्क वगैरह भी जो होता है आप मुझे यहीं पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च मारना है आपको और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर पाओगे। वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट करें। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, हमारा प्रीमियम कोर्स अवेलेबल है आपके टर्म 1 के एग्जाम्स के लिए इंग्लिश का, जिसमें आपको रिवीजन समरी मिलेगी। ये कोर्स आपको हमारे मोबाइल ऐप के अंदर मिलेगा। मोबाइल ऐप है हमारा एकलव्य ऑफिशियल करके। ठीक है, समरी की वीडियो मिलेगी आपको, उसमें पेड वीडियोस होंगी, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियो मिलेंगी और एमसीक्यूज की वीडियो मिलेंगी। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो जाके परचेज कर सकता है हमारे मोबाइल ऐप से। तो सबसे पहले आज हमारा जो एक्सट्रैक्ट है वो यहाँ पे आया हुआ है लोस्ट स्प्रिंग से। लोस्ट स्प्रिंग के अंदर जो साहेब वाली कहानी है, साहेब आलम वाली, ठीक है, इसके अंदर सीमापुरी वगैरह का जो हमने पढ़ा था, वहाँ के लोग कैसे मतलब खाने के लिए मतलब उनको कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और बहुत सारी ऐसी चीजें थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चन क्या आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये आया हुआ है कि द फ्रेज ट्रांजिट होम्स refers to the dwellings that are unhygienic, inadequate, fragile या temporary। तो देखो पहले तो हम ट्रांजिट होम ढूंढते हैं यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है भाई, ट्रांजिट होम का यही मतलब होगा इसमें कि मतलब टेम्पररी। इनके जो घर हैं वो टेम्पररी थे, परमानेंट थोड़ी ना ये यहाँ के थे। ये तो मतलब आए हुए हैं, रिफ्यूजीज हैं एक तरीके से, है ना। तो हम कह सकते हैं टेम्पररी इसके लिए सही होगा, क्योंकि ये टेम्पररी यहाँ पे रह रहे हैं, ये कोई परमानेंट यहाँ के नहीं है ड्वेलर्स। Next question. Choose the term which best matches the statement. Food is more important for survival than an identity. आपको इन चारों में से कोई ऐसा वर्ड चुनना है जो आपको एक यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी हुई है, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, यानी कि अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमें खाना ज्यादा जरूरी है, यानी कि खाना आइडेंटिटी से ज्यादा जरूरी है, मोर इम्पोर्टेंट है। तो इस स्टेटमेंट के लिए कौन सा टर्म सबसे सही रहेगा? इमोर्टैलिटी, इमोरलिटी, या फिर नेसेसिटी, या ऑब्लिगेशन, या एम्बिशन। तो इसमें आपके हिसाब से अगर आप देखोगे तो नेसेसिटी आपको सही लगेगा। नेसेसिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा जरूरी हो, जो हमारी जरूरत हो। तो फूड हमारी जरूरत होता है। हम कह सकते हैं फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल। इंपॉर्टेंट, नेसेसिटी ये एक ही कैटेगरी में लगभग आते हैं। सो वी कैन से दैट यहाँ पे नेसेसिटी ही इसका सही आंसर होगा। What does acquired the proportions of a fine art? ठीक है, acquired the proportions of the fine। इसके लिए आप जब एक्सट्रैक्ट में देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। यहाँ पे आपको ये दिख गया। अब इसका मतलब क्या है? इसके अंदर फाइन आर्ट क्या है? ये फाइन आर्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है रैग पिकिंग हैज रीगेन्ड इट्स लोस्ट स्टेटस। जो उसका स्टेटस खो गया था, क्या उसने दोबारा से वो पा लिया है? या अ सेगमेंट ऑफ रैग पिकर्स आर स्किल्ड इन फाइन आर्ट्स, या फिर रैग पिकिंग हैज अटेन्ड द पोजीशन ऑफ अ स्किल। यस, ऑप्शन यहाँ पे तीसरा सही होगा। रैग पिकिंग को भी अब एक स्किल माना जाता है और उसने कहीं ना कहीं एक स्किल का दर्जा हासिल कर लिया है। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 सही होगा। अब अगला एक्सट्रैक्ट है हमारे सामने एन एलिमेंट्री स्लम क्लासरूम से। ठीक है, तो इसके अंदर है कि श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड द मैप अ बैड एग्जांपल। तो आपने ये पोम अच्छे से पढ़ी हुई है। अब क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या आया हुआ है। स्टीफन स्पेंडर रेफर्स टू शेक्सपियर एज विक्ड। शेक्सपियर को विक्ड यहाँ पे क्यों कहा गया है? यानी कि एक तरीके से किसी काम के नहीं है, क्यों ऐसा कहा गया है? ऑप्शन पहला है देर इज नो को रिलेशन बिटवीन हिज वर्क्स एंड द स्लम चिल्ड्रन। उन्होंने जो काम किया अपनी लाइफ में, शेक्सपियर ने जो लिखा, जो भी किया, जो मतलब था, वो स्लम चिल्ड्रन जो थे उनके बीच में कोई उसका रिलेशन नहीं। द स्लम चिल्ड्रन थिंक ही इज अ बैड पर्सन, या द स्लम चिल्ड्रन डू नॉट लाइक हिम।
या ऑल दीज। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका सही आंसर जो है पहला होगा कि कोई रिलेशन ही नहीं है। उस स्टीफन स्पेंडर ने जो बोला कि मतलब ठीक है कि शेक्सपियर किसी काम के नहीं है इन बच्चों के लिए, क्योंकि शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं, जो उन्होंने अपने काम करे हैं, उनका कोई रिलेशन नहीं है स्लम चिल्ड्रन के साथ, ठीक, कोई लेना देना ही नहीं है उनका। तो ऑप्शन यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल फॉर द स्लम चिल्ड्रन। ये जो मैप यहाँ पे है क्लासरूम के अंदर, ये वहां के बच्चों के लिए क्यों एक बुरा एग्जाम्पल है? इट डज नॉट इंक्लूड देयर स्लम, या फिर या they are forced to spend their lives in cramped holes, they cannot be a part of the world, या all of the above। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सारे सही हैं। एक तो उनका स्लम इस मैप में कहीं भी नहीं है, उसके बाद इनको इन्हीं मतलब गंदी गलियों में और अंधेरी गलियों में इन स्लम्स में रहना पड़ता है, फोर्स है वो बहुत ज्यादा वहां रहने के लिए। और वो इस वर्ल्ड के पार्ट भी नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड उनके लिए बहुत ही टेम्पटिंग है, बहुत ही अलग तरीके से है, और उनका जो स्लम है वो बिल्कुल भी वर्ल्ड की तरह, असली वर्ल्ड की तरह नहीं है। उनको ये वर्ल्ड मैप देख के बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लगता है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही लिखे हुए हैं। सन एंड लव, ये जो सन एंड लव है ये क्या सिंबलाइज करते हैं? वाइगर एंड वाइटैलिटी, पावर एंड स्ट्रेंथ, जॉय एंड हैप्पीनेस, या टेम्पटेशन एंड डिजायर। तो ये आप मुझे बताओगे अपने होमवर्क के तौर पर लिख के, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो कि सन और लव क्या सिंबलाइज करते हैं, यहाँ पे किसके प्रतीक हैं सन और लव। ठीक है, ऑप्शन 4 है आपके सामने। आगे बढ़ते हैं अब हम। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, ये एक लाइन आई है इसके अंदर, फ्रेज है इस पोम के अंदर, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, ये क्या बताता है? कोल्ड वेदर के बारे में, ब्लीक फ्यूचर के बारे में, लेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में, या पॉवर्टी के बारे में? तो इसमें आंसर जो होगा इसका ब्लीक फ्यूचर होगा। ठीक है, आंसर इसका जो है दूसरा ही होगा, क्योंकि ब्लीक फ्यूचर का मतलब होता है अंधकारमय हमारा भविष्य होना, अंधकार से भरा हुआ हमारा भविष्य होना। तो ऑप्शन यहाँ पे दूसरा सही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्लम के बच्चे हैं उनका भी फ्यूचर जो है वो ब्लीक है, काफी ज्यादा अंधकारमय है। ठीक है, अब राइटिंग सेक्शन से हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे राइटिंग सेक्शन में लिखा हुआ है कि नेहा अ रेजिडेंट ऑफ अंधेरी ईस्ट, रहने वाली है यहाँ की और मुंबई की है, वांट्स टू सेल अ 2 BHK अपार्टमेंट, अपना 2 BHK अपार्टमेंट वो बेचना चाहती हैं। फॉर दिस शी नीड्स टू पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ द टेलीग्राफ। तो वो चाहते हैं कि एक एडवर्टीजमेंट लिखें। ठीक है, तो अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन होंगे इसी से जुड़े हुए, तो आपको वो बताने हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क ही है ये, और बहुत आसान है। आप जो भी एक पेज पे अपना होमवर्क लिख के मुझे सेंड कर दिया करें इंस्टाग्राम पे, और इसमें लिखा हुआ है कि सुटेबल टाइटल क्या होना चाहिए, हेडिंग। ठीक है, इसके लिए सॉरी, ये जो आपके लिए एडवर्टीजमेंट रहेगी इसके लिए आप क्या एक अपना सुटेबल टाइटल रखोगे? तो फ्लैट फॉर सेल, बायर्स वांटेड, सेल ऑफ अपार्टमेंट, या फॉर सेल। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप मुझे बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the option that lists the informative points to be included in this advertisement। अगर आप इस एडवर्टीजमेंट को लिखते तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते जो आप इंक्लूड करते अपने एडवर्टीजमेंट में? एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द अपार्टमेंट, अमेनिटीज प्रोवाइडेड, ठीक है, और प्राइस, और इफ इट इज नेगोशिएबल और नॉट, नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ओनर्स फैमिली, क्लोजनेस टू द सी साइड, ऑल द अबव एक्सेप्ट 5, या ऑल ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, या फिर 1 2 3। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 इसका सही है, यानी कि ऑप्शन डी। 1 में लिखा हुआ है कि एग्जैक्ट लोकेशन, आप अपने इस एडवर्टीजमेंट में एक तो एग्जैक्ट लोकेशन डालते कहाँ पे है अपार्टमेंट। सेकेंडली आप वहां पे बताते क्या क्या एमिनिटीज हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं आपके उसके अंदर। थर्ड, आप फिर बताते प्राइस के बारे में, अगर नेगोशिएबल है तो ही। ठीक है, नेगोशिएबल है तो आप लिख सकते थे वहां पे कि प्राइस नेगोशिएबल। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 1 2 3 रेलेवेंट होगी। अब मेंबर कितने हैं फैमिली में, ये तो कोई मतलब नहीं बनता लिखने का। या समुद्र से कितनी पास है, ये भी कोई मतलब नहीं बनता लिखने का। तो 1 2 3 इसका सही हो जाएगा। फिर उसके बाद है, शुड द कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ द सेलर बी गिवन इन द एडवर्टीजमेंट। क्या आप कॉन्टेक्ट नंबर डालते अगर आप एडवर्टीजमेंट लिखते जो भी इसको सेल कर रहा है उसका? नो इट इज इरेलीवेंट, या फिर यस एज द बायर वुड नीड टू कॉन्टेक्ट द सेलर फॉर फर्दर डिस्कशन
The seller may or may not provide the contact number. No, the seller should not provide as there could be a breach of privacy. तो ऑप्शन बी सही होगा। ये बहुत जरूरी है, कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना जरूर प्रोवाइड करवाएं, ताकि जो सेलर के बारे में अगर कोई बात करना चाहे या कोई बायर डिस्कस करना चाहे तो वो आपको कॉल तो कर सकेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे सामने, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अ पिक्चर ऑफ द अपार्टमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड, नहीं, कोई जरूरत नहीं। द सेलर हैज टू प्रोवाइड हिज पर्सनल डिटेल्स इन द एडवर्टाइजमेंट, ये भी कोई जरूरी नहीं। द एडवर्टाइजमेंट शुड बी डायरेक्टेड टू वन पर्टिकुलर बायर, ये भी नहीं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो सभी के लिए होती है। इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक नेसेसिटीज नियर बाय शुड बी प्रोवाइडेड, यस, ऑप्शन डी सही होगा। आप अपने एडवर्टाइजमेंट में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन डाल सकते हो जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, जो जरूरत की, जो आसपास की सुविधाएं होती है, जो प्रोवाइड आप करवा रहे हो, वो डाल सकते हो। तो ऑप्शन डी सही होगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब उसके बाद है आपको एक और बार देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ द अपार्टमेंट मस्ट एंड शुड बी मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। द सेलर may or may not put the exact price on the advertisement. The price of the apartment becomes non-negotiable when put for sale. द बायर अलोन शुड डिसाइड द प्राइस विच ही और शी वांट्स टू पे, यानी कि आप कुछ इस तरीके से मतलब लिखोगे कि सिर्फ आप अपने हिसाब से प्राइस लिख दो या फिर आप एग्जैक्ट प्राइस लिख दो। तो यहाँ पे सेलर को कुछ इस तरीके से लिखना चाहिए एडवर्टीजमेंट में, अगर बायर खींचने हैं तो आपको ये जरूर लिखना चाहिए प्राइस नेगोशिएबल, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, जब भी कोई इंटरेस्ट दिखाएगा। सो सेलर मे और मे नॉट पुट द एग्जैक्ट प्राइस ऑन द एडवर्टीजमेंट। सो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप हमारी सभी वीडियोस को देखते रहिए, समरी वाली भी और जितने एमसीक्यूज वीडियोस भी बनाई है वो भी, और आप इस एपिसोड्स की वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।